नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, और इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, श्री पाटिल 3 मकानों के स्वामी हैं। निम्न सूचनाओं से प्रत्येक दशा में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। वार्षिक मूल्य की गणना करनी है। 3 मकान हैं, तीनों मकानों का म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया गया है। पहले मकान की म्युनिसिपल वैल्यू है 40,000 रुपये, दूसरे मकान की है 72,000 रुपये और तीसरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू है 54,000 रुपये। म्युनिसिपल वैल्यूएशन नगरपालिका द्वारा मकान के संबंध में जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वो होता है। फेयर रेंट, फेयर रेंट है पहले मकान का 45,000 रुपये, दूसरे मकान का 88,000 रुपये और तीसरे मकान का है 72,000 रुपये। उचित किराया, उचित किराया जिस क्षेत्र में मकान है उस क्षेत्र में जो प्रचलित किराया है या वैसे ही मकान का उस क्षेत्र में जो किराया वसूल किया जाता है वो उचित किराया कहलाता है। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है पहले मकान का 50,000 रुपये, दूसरे मकान का 84,000 रुपये और तीसरे मकान का है 67,500 रुपये। स्टैंडर्ड रेंट मानक किराया, कुछ स्थानों पर कुछ क्षेत्रों में जो है किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, तो जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार जो स्टैंडर्ड रेंट निर्धारित किया जाता है वो दिया गया है। किराया नियंत्रण अधिनियम में कहा गया है कि जो मानक किराया निर्धारित किया जाता है जिस क्षेत्र में, उस मानक किराया से अधिक किराया जो है मकान मालिक के द्वारा किराएदार से वसूल नहीं करना चाहिए। ये किराएदारों का शोषण रोकने के लिए जो है रेंट कंट्रोल एक्ट लागू किया जाता है। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट दी प्रीवियस ईयर, और जो किराया देय है या फिर जो किराया प्राप्त हो चुका है वो दिया गया है तीनों मकानों के संबंध में। अगर जो मकान है उनको पूरे साल भर के लिए किराए पे उठाया जाता तो कितना किराया देय होता या प्राप्त होता ये दिया गया है। पहले मकान के संबंध में 48,000 रुपये है, दूसरे मकान का 81,000 रुपये और तीसरे मकान का 75,000 रुपये। अनरियलाइज्ड रेंट, किराएदार से कुछ किराया वसूल नहीं हो पाया वो दिया गया है। पहले मकान के संबंध में 12,000 रुपये किराया वसूल नहीं हो पाया, दूसरे मकान के संबंध में 13,500 रुपये और तीसरे मकान का 25,000 रुपये किराया वसूल नहीं हो पाया। पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टीज रिमेंड वैकेंट इन मंथ्स, पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टीज रिमेंड वैकेंट मतलब ऐसी अवधि दी गई है जिस अवधि के दौरान मकान खाली रहा। मकान को किराए पर उठाने की कोशिश तो की गई लेकिन फिर भी किराएदार नहीं मिलने के कारण जो है मकान खाली रहा। पहला मकान 2 महीने के लिए खाली रहा, दूसरा मकान 4 महीने के लिए और तीसरा मकान 1 महीने के लिए खाली रहा। प्रत्येक मकान संपत्ति के संबंध में इसके नगरपालिका मूल्यांकन का 10% नगरपालिका कर के रूप में देय होता है। और जो मकान है उस मकान के संबंध में जो उसका नगरपालिका मूल्य है, नगरपालिका मूल्य का 10% नगरपालिका कर के रूप में चुकाया जाता है। तो नगरपालिका कर जो है मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से घटाया जाता है। लेकिन नगरपालिका कर अगर किराएदार द्वारा चुकाया जाता है तो ऐसा नगरपालिका कर जो मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नहीं घटाया जाता। नगरपालिका कर देय आधार पर भी नहीं घटाया जाता, यानी कि नगरपालिका कर की कटौती नगरपालिका कर तभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटाया जाता है जब नगरपालिका कर मकान मालिक द्वारा चुकाया गया हो, भुगतान किया गया हो। देय आधार पर भी जो है नगरपालिका कर को नहीं चुकाया जाता, घटाया जाता। नगरपालिका कर का वास्तव में भुगतान मकान मालिक द्वारा किया जाना चाहिए। प्रथम मकान के संबंध में गत वर्ष 18-19 में नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया था, अतः इस वर्ष श्री पाटिल ने 2 वर्षों के नगरपालिका करों का भुगतान किया है। नगरपालिका कर मकान का जो नगरपालिका मूल्य है उसका 10% चुकाया जाता है, देय होता है। पहले मकान के संबंध में जो है गत वर्ष 18-19 यानी कि जो जिस गत वर्ष की हम बात कर रहे हैं वो है 2019-20, तो गत वर्ष से पूर्व का जो वर्ष था 2018-19 उसके संबंध में भी पहले मकान के संबंध में नगरपालिका कर नहीं चुकाया गया था। तो इस साल गत वर्ष 2019-20 में जो श्री पाटिल है जो मकान मालिक है उन्होंने 2 वर्ष के नगरपालिका करों का भुगतान किया है। तो नगरपालिका कर भुगतान के आधार पर नगरपालिका करों की कटौती मिलती है, इसलिए इस वर्ष 2019-20 में प्रथम मकान के संबंध में 2 वर्षों के नगरपालिका करों की कटौती मकान की सकल आय में से प्रदान की जाएगी, मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से की जाएगी। द्वितीय मकान के आधे नगरपालिका करों का भुगतान श्री पाटिल द्वारा किया गया तथा शेष आधे करों का भुगतान किराएदार द्वारा किया गया है। तो किराएदार द्वारा नगरपालिका करों का भुगतान किया जाता है तो नगरपालिका करों की कटौती मकान की सकल वार्षिक आय में से नहीं दी जाती। गत वर्ष के अंत में तीसरे मकान के नगरपालिका कर अदत्त थे, तो तीसरे मकान के संबंध में नगरपालिका कर चुकाए नहीं गए हैं, इसलिए नगरपालिका करों की जो कटौती है सकल वार्षिक मूल्य में से नहीं दी जाएगी।
तो हमको वार्षिक मूल्य ज्ञात करना है तीनों मकानों के संबंध में। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो जो वार्षिक मूल्य है उसकी गणना करनी है। पांचवा क्वेश्चन है, 3 मकान है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया गया है तीनों मकानों का। ये जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, नगरपालिका मूल्यांकन है, ये तीनों मकानों का 12 महीने का नगरपालिका मूल्यांकन है। यानी कि नगरपालिका के हिसाब से इन तीनों मकानों का 12 महीने का जो किराया हो सकता है, जो आय प्राप्त हो सकती है इनसे, वो दिया गया है। तो पहले मकान के संबंध में नगरपालिका के हिसाब से 40,000 रुपया पहले मकान का किराया होना चाहिए, पहले मकान से आय प्राप्त होनी चाहिए नगरपालिका के हिसाब से। दूसरे मकान का नगरपालिका मूल्यांकन है 72,000 रुपये और तीसरे मकान का है 54,000 रुपये। ये पूरे साल भर के लिए मूल्यांकन है। फेयर रेंट, तीनों मकानों के संबंध में फेयर रेंट उचित किराया दिया गया है। यानी कि पहले मकान के संबंध में साल भर का 45,000 रुपये किराया प्राप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मकान का, जो पहला मकान है उसी प्रकार के मकान का इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में पहला मकान बना हुआ है, तो जिस क्षेत्र में पहला मकान स्थित है, इसी प्रकार के मकान का जो है 45,000 रुपये वार्षिक किराया प्रचलित है। दूसरे मकान का उचित किराया है 88,000 रुपये। और तीसरे मकान का उचित किराया है 72,000 रुपये। तो अब अगर जो श्री पाटिल है करदाता, वो अपने मकान को किराए पर उठाए तो वो कितना किराया कितने किराए की अपेक्षा कर सकता है, कितना किराया एक्सपेक्ट कर सकता है। मकानों का म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी है और मकानों का फेयर रेंट भी दिया गया है। तो आयकर अधिनियम के अनुसार इन दोनों में से जो अधिक हो वो ही किराया जो है अपेक्षित किराया है मकानों के संबंध में। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और सी है विच एवर इज हायर, ए और बी, इन दोनों में से जो ज़्यादा है उसी किराए की अपेक्षा जो है मकान मालिक कर सकता है, उतना किराया एक्सपेक्ट कर सकता है मकान मालिक। तो इन दोनों में से 45,000 अधिक है, दूसरे मकान के संबंध में 88,000 रुपये अधिक है और तीसरे मकान के संबंध में 72,000 रुपये अधिक है। यानी कि जो मकान मालिक है पहले मकान के संबंध में 45,000 रुपये किराया की अपेक्षा कर सकता है अगर किराए पे उठाए तो, दूसरे मकान को अगर किराए पर उठाया जाए तो 88,000 रुपये का साल भर का किराया वो अपेक्षित कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है, और तीसरे मकान के संबंध में 72,000 रुपये किराया जो है एक्सपेक्ट कर सकता है। क्या यहाँ पर जो है किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है? क्या स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है इन तीनों मकानों के संबंध में? इन तीनों मकानों के संबंध में स्टैंडर्ड रेंट भी दिया गया है। स्टैंडर्ड रेंट तीनों मकानों के संबंध में जो स्टैंडर्ड रेंट है वो है 50,000, 84,000 और 67,500। 50,000, 84,000 और 67,500। तो जो मकान मालिक है वो इन तीनों मकानों के संबंध में इतना किराया 45,000, 88,000 और 72,000 रुपये किराया एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन इतना किराया वो ले नहीं सकता क्योंकि इन तीनों मकानों के संबंध में एक स्टैंडर्ड रेंट भी है। तो जो मकान मालिक है वो इस स्टैंडर्ड रेंट, मानक जो किराया, उससे अधिक किराया किराएदारों से वसूल नहीं कर सकता। इसलिए इतना किराया उसने अपेक्षित किया था, लेकिन इससे अधिक किराया वो नहीं ले सकता। इसलिए इन दोनों में से जो कम राशि है वो राशि ही एक्सपेक्टेड रेंट होगी। जो स्टेप 1 है वो है एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा है?
विच एवर इज लोअर, जो कम है, विच एवर इज लोअर, सी और डी। सी और डी, मकान मालिक इतना किराया अपेक्षित कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन इन तीनों मकानों के संबंध में किराया नियंत्रण अधिनियम में स्टैंडर्ड रेंट होने के कारण जो अपेक्षित किराया है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में से जो किराया कम है वो किराया ही, उस किराए की अपेक्षा ही मकान मालिक कर सकता है। 45,000 रुपये इन दोनों में से कम है, तो पहले मकान के संबंध में जो मकान मालिक है वो 45,000 रुपये किराया एक्सपेक्ट कर सकता है कि 45,000 रुपये की आय पहले मकान से हो सकती है 2019-20 में। दूसरे मकान के संबंध में 84,000 रुपये कम है, तो दूसरे मकान का जो अपेक्षित किराया वो 84,000 है, और तीसरे मकान का अपेक्षित किराया है 67,500। इन दोनों में से जो कम राशि है वो हमने ली है। क्या मकान मालिक ने मकानों को वास्तव में किराए पर उठाया था और कुछ किराया प्राप्त किया था, तो उसकी सूचना हमको दी गई है, तो वो स्टेप 2 है। ये सारी चीजें तो काल्पनिक थी, ये सारी चीजें तो अपेक्षित थी, लेकिन वास्तविक क्या है वो हम स्टेप 2 में देखेंगे। वास्तव में उस मकान को, इन तीनों मकानों को अगर किराए पे उठाया है तो कितना रेंट रिसीवेबल है, यानी कितना देय है, चाहे प्राप्त नहीं हुआ हो लेकिन देय किराया हो गया है, किराया उपार्जित हो गया है, कितना रिसीवेबल है या फिर रिसीव्ड हो गया है पूरे साल भर का, फॉर होल ईयर, पूरे साल भर का। क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है ये हमने साल भर का ज्ञात किया है, तो इसलिए रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड, वास्तव में जब उस मकान को किराए पर उठाया है तो उस मकान के संबंध में कितना किराया देय हो चुका है या प्राप्त हो चुका है वास्तव में, वो पूरे साल का हम यहां पर लेंगे। अगर मकान किराए पर उठाया और कुछ जो किराया है वो डूब गया, किराएदार से मकान मालिक ने किराया वसूल करने की कोशिश कर ली, उसके संबंध में कानूनी कार्रवाई भी कर दी, फिर भी ऐसे किराया जो डूब चुका है उस किराए के संबंध में अब जो है उस किराए के प्राप्त होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे किराए की राशि फिर रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड जो है उस राशि में से घटा दी जाएगी। तो रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड फॉर होल ईयर एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड मतलब न वसूल हुआ, जो किराया वसूल नहीं हुआ है उसको घटा देते हैं रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में से। तो पहले मकान के संबंध में 48,000 रुपये किराया दिया हुआ है, यानी कि पहले मकान को जब 12 महीने के लिए किराए पर उठाया तो 48,000 रुपये के किराए पर उठाया था कि 48,000 रुपये किराया देय होगा पहले मकान के संबंध में, वास्तव में वास्तविक किराया, लेकिन 12,000 रुपये किराया वसूल ही नहीं हुआ, तो पहले मकान का जो रेंट रिसीवेबल है वो है 36,000 रुपये। 48 मकान का जो वास्तविक किराया है साल भर का वो है 48,000 रुपये, लेकिन उस 48,000 में से 12,000 रुपये किराया वसूल नहीं होगा, इसलिए जो पहले मकान के संबंध में साल भर में जो किराया देय है या प्राप्त हुआ है वास्तव में वो है 36,000 रुपये। दूसरे मकान के संबंध में जो रेंट रिसीवेबल है वो है 81,000 रुपये, लेकिन इसमें से 13,500 रुपये का किराया अब वसूल नहीं होगा, मिलेगा नहीं, डूब गया, तो दूसरे मकान के संबंध में 81,000 में से 13,500 रुपये घटा दिए जाएंगे। 67,500 रुपये ही पहले मकान के संबंध में जो है साल भर में वास्तविक रूप से प्राप्त होंगे, 67,500 रुपये। और तीसरे मकान का 75,000 रुपये वार्षिक किराया था, लेकिन उसमें से 25,000 रुपये का किराया डूब गया है, तो 50,000 रुपये तीसरे मकान से अब प्राप्त होंगे या प्राप्य है। अब जब हम मकान के सकल वार्षिक मूल्य की गणना कर रहे हैं कि जो मकान है जिसकी हमको कर योग्य आय ज्ञात करनी है उस मकान का वार्षिक मूल्य क्या है, तो वार्षिक मूल्य जो अपेक्षित किराया है और जो वास्तव में प्राप्त किराया है उन दोनों में से जो अधिक होगा वही हम उसका वार्षिक मूल्य मानेंगे। ग्रोस, वही हम उसका वार्षिक मूल्य मानेंगे। तो जो अगला है विच एवर इज हायर, स्टेप 1 और स्टेप 2।
जो स्टेप 1 में जो राशि है और स्टेप 2 में जो राशि है, इन दोनों में से जो राशि ज़्यादा है उसी को हम मकान का सकल वार्षिक मूल्य मानेंगे। मकान की कर योग्य आय की गणना करने के लिए जो मकान का मूल्य हम इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी उसको मानेंगे। पहले मकान के संबंध में 45,000 रुपये किराया एक्सपेक्टेड था कि 45,000 रुपये किराए पर ये मकान उठा दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में 36,000 रुपये किराए पर ही इस मकान को उठाया गया। तो इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वही इस मकान का वार्षिक मूल्य मान लिया जाएगा। यानी कि 45,000 रुपये पहले मकान से आय प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन जो है मकान मालिक की किसी भी कमी की वजह से इस मकान को केवल 36,000 रुपये किराए पर ही उठाया गया। लेकिन आयकर अधिनियम के अनुसार जो आयकर अधिनियम है वो ये कहता है कि इस मकान का 45,000 रुपये ही हम जो है वार्षिक मूल्य मानेंगे, क्योंकि 45,000 रुपये पर इस मकान को किराए पर उठाया जा सकता था। तो इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वो राशि ही जो है मकान का सकल वार्षिक मूल्य मानी जाएगी। तो पहले मकान के संबंध में इन दोनों राशियों में से 45,000 रुपये अधिक है। दूसरे मकान के संबंध में इन दोनों राशियों में से जो अपेक्षित किराया है और जो वास्तव में रेंट प्राप्त हुआ, इन दोनों में से 84,000 रुपये अधिक है। यानी आयकर अधिनियम कहता है कि 84,000 रुपये इस मकान की, दूसरे मकान की कीमत थी, आपने 67,000 रुपये 500 रुपये में इसको उठाया, तो हो सकता है आपने कर में बचत करने के लिए भी इसको कम किराए पर उठाया हो, या वास्तव में जो किराया वसूल किया गया है वो पूरा आपने नहीं दिखाया हो। इसलिए हम जो है दूसरे मकान की अगर अपेक्षित किराया ज़्यादा है तो अपेक्षित किराए को ही मकान का सकल वार्षिक मूल्य मानेंगे। तीसरे मकान के संबंध में भी अपेक्षित किराया ही ज़्यादा है, 67,500 रुपये। तो इस प्रकार से तीनों मकानों के संबंध में जो सकल वार्षिक मूल्य है तीनों मकानों का वो हमने ज्ञात किया है। अब अगर क्वेश्चन में अगर वैकेंसी पीरियड दिया गया हो, यानी खाली रहने की अवधि अगर दी गई हो मकान में, तो उसका हमको समायोजन करना होता है। देखिए, ये जो हमने रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल लिया, ये पूरे साल भर का लिया है। अगर मकान वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहा है तो उसका समायोजन यहाँ नहीं करना है। ये जो रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल दिखाना है ये पूरे साल भर का दिखाना है। इसमें से केवल जो नए वसूल हुआ किराया है, जो अनरियलाइज्ड रेंट है, वो घटाना है। बाकी पूरे साल भर का किराया यहाँ पर दिखाना है और अपेक्षित किराए से इसकी तुलना करनी है। और इन दोनों में से जो राशि अधिक होती है वो सकल वार्षिक मूल्य माना जाता है। लेकिन अगर मकान गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहा है तो खाली रहने की अवधि का समायोजन फिर हम यहाँ करते हैं बाद में। खाली रहने की अवधि का समायोजन हम यहाँ पर नहीं करते रेंट रिसीव्ड में से। जो रेंट रिसीव्ड है वो पूरे साल भर का दिखाया जाएगा, क्योंकि ये जो अपेक्षित किराया है पूरे साल भर का है, इसलिए जो वास्तविक किराया प्राप्त हुआ है उसकी तुलना उसको भी साल भर का दिखाना पड़ेगा, इन दोनों को तुलनात्मक बनाने के लिए। अपेक्षित किराया पूरे 12 महीने का है, पूरे साल भर का है, इसलिए हमको जो रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल है वो भी पूरे साल भर का लेना होगा, इन दोनों को तुलनात्मक बनाने के लिए। इसमें से केवल अनरियलाइज्ड रेंट घटाया जाएगा। फिर अब ये दोनों तुलनात्मक है क्योंकि ये दोनों 12-12 महीने के हैं, साल भर के हैं, और इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वो राशि ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानी जाती है। अब अगर जो राशि हमने ज्ञात की है इन दोनों में से जो अधिक है, उसमें से अगर मकान किसी अवधि के लिए खाली रहा है, वैकेंट रहा है, तो उस वैकेंसी पीरियड का एडजस्टमेंट हम इस राशि में से करेंगे, ना कि रेंट रिसीव्ड में से। तो अगर तीनों मकान अगर वास्तव में खाली रहे हैं गत वर्ष में, मकान मालिक ने मकान को किराए पर उठाने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी मकान को किराए पर नहीं उठाया जा सका, इसलिए जो खाली रहने की अवधि है उस अवधि का किराया हम यहाँ पर इस राशि में से घटाएंगे। तो लेस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, खाली रहने की अवधि के किराए का समायोजन करेंगे। रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, जो खाली रहने की अवधि है उसका किराए की गणना किस प्रकार की गई। जो फर्स्ट हाउस है उसका पूरे साल भर का किराया था 84,000 रुपये, यानी साल भर का किराया है 48,000 रुपये। तो साल भर का किराया है 48,000 रुपये, यानी कि एक महीने का किराया है 4,000 रुपये। और पहला मकान 2 महीने के लिए खाली रहा, तो 2 महीने के लिए 8,000 रुपये किराया इससे मकान से प्राप्त नहीं हो पाया। 2 महीने के लिए खाली रहा, इसलिए 8,000 रुपये
खाली रहने की अवधि का किराया नहीं मिला है वो हम इसमें से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। दूसरे मकान का साल भर का किराया जो प्राप्य था वो था 81,000 रुपये, ये 12 महीने का किराया था। और दूसरा मकान 3 महीने के लिए खाली रहा, 4 महीने के लिए खाली रहा है। दूसरा मकान 4 महीने के लिए खाली रहा है, तो 81,000 रुपये साल भर का किराया था, 12 महीने का किराया था, 1 महीने का किराया है 6,750 रुपये। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27,000 रुपये, यानी 4 महीने खाली रहा, इसलिए 27,000 रुपये किराया प्राप्त नहीं कर पाए। 27,000 रुपये का किराया जो है वो वैकेंसी पीरियड का है, खाली रहने की अवधि का है। तो 27,000 रुपये इस वैल्यू में से दूसरे मकान के लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तीसरे मकान का वर्ष भर का किराया है, 12 महीने का किराया 72,000 रुपये, और तीसरा मकान 1 महीने के लिए खाली रहा, तो 75,000 रुपये पूरे साल भर का किराया है, तो 1 महीने का किराया है 6,250 रुपये। तो तीसरे मकान 1 महीने के लिए खाली रहा, इसलिए 6,250 रुपये पहले मकान के संबंध में प्राप्त नहीं हो सके। अब जो राशि प्राप्त होगी वो होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मकान का सकल वार्षिक मूल्य। 45,000 में से 8,000 माइनस कर दिए जाएंगे, 37,000 रुपये। 84,000 में से 27,000 रुपये माइनस कर देंगे, 57,000 रुपये। और 67,500 में से 6,250 माइनस करेंगे, 61,250 रुपये। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू की हमने गणना कर ली है। तो अब तक हमने क्या किया क्वेश्चन में, दोबारा एक बार देख लेते हैं। पहले मकानों का म्युनिसिपल वैल्यू देखा कि नगरपालिका के अनुसार मकानों की आय कितनी हो सकती है साल भर की। फिर मकानों का उचित किराया, फेयर रेंट हमने देखा कि जो जिस क्षेत्र में ये मकान स्थित है ऐसे ही मकान का उस क्षेत्र में प्रचलित किराया, उचित किराया क्या है वो हमने देखा। ये दोनों किराए पूरे वर्ष भर के लिए इनका मूल्य है ये मकानों का। इन दोनों में से जो राशि अधिक है उतने किराए की हम अपेक्षा कर सकते हैं। जो किराया मकान मालिक है वो इन दोनों में से जो राशि अधिक है उतने किराए पर इन मकानों को उठा सकता है, अपेक्षित किराया है ये। लेकिन जो अपेक्षित किराया है वो कभी भी मानक किराए से अधिक नहीं हो सकता। किराया नियंत्रण अधिनियम में कुछ मानक किराया निर्धारित किया होता है किराएदारों को शोषण से बचाने के लिए। तो इन तीनों मकानों के संबंध में एक स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। तो जो अपेक्षित किराया है वो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों में से जो राशि कम है वो राशि ही हम मकान का एक्सपेक्टेड रेंट, अपेक्षित किराया मानते हैं। तो ये है अपेक्षित किराया कि इतने किराया पर पहला मकान 45,000 रुपये किराए पर उठाया जा सकता था गत वर्ष में, दूसरा मकान 84,000 रुपये किराए पर गत वर्ष में उठाया जा सकता था, और तीसरा मकान 67,500 रुपये किराए पर गत वर्ष में उठाया जा सकता था। अब वास्तव में एक्चुअल रेंट कितना प्राप्य या प्राप्त हुआ, वास्तव में इन मकानों को कितने किराए पर उठाया गया। तो ये 12 महीने की अवधि का किराया है। जो अपेक्षित किराया है तीनों मकानों के संबंध में वो 12 महीने की अवधि का है। तो जो रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड है वो पूरे 12 महीने का हमको लेना है कि अगर वास्तव में जब तीनों मकानों को किराए पर उठाया है तो पूरे साल भर में कितना किराया हम प्राप्त कर सकते थे या कितना किराया प्राप्त हुआ है पूरे साल भर का, फॉर होल ईयर। तो साल भर का लेना है ये किराया। लेकिन अगर कुछ किराया वसूल नहीं हुआ है, कुछ किराया डूब गया है, तो उस किराए को हमको घटा देना है इस रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से। तो ये पूरे साल भर का किराया हमने लिया यहाँ पर, और ये अपेक्षित किराया भी पूरे साल भर का, ये दोनों तुलनात्मक है। तो इन दोनों में से जो राशि अधिक होती है वो राशि हम मकान का मूल्य मानते हैं, मकान का सकल वार्षिक मूल्य मानते हैं। अब अगर गत वर्ष में मकान किसी अवधि के लिए खाली रहा है तो इस राशि में से खाली रहने की अवधि का समायोजन किया जाता है, क्योंकि उस अवधि के दौरान मकान का किराया प्राप्त नहीं हो सका, कि मकान मालिक ने किराए पर उठाने की कोशिश की थी लेकिन उसके बावजूद भी मकान को किराए पर नहीं उठाया जा सका। इसलिए मकान जो खाली रहा है उस अवधि का किराया हम एडजस्ट करते हैं इस वैल्यू में से। तो जो राशि आती है एडजस्टमेंट करने के बाद में, वैकेंसी पीरियड का किराए के संबंध में समायोजन करने के बाद में जो राशि प्राप्त होती है वो राशि मकान का सकल वार्षिक मूल्य मानी जाती है। यानी कि पहले मकान का 37,000 रुपये सकल वार्षिक मूल्य है,
कर लगाने के लिए मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना करने के लिए। दूसरे मकान का सकल वार्षिक मूल्य है 57,000 रुपये और तीसरे मकान का सकल वार्षिक मूल्य है 61,250 रुपये। अगर इन मकानों के संबंध में मकान मालिक ने गत वर्ष में कोई नगर पालिका कर चुकाए हैं, वास्तव में भुगतान किए हैं नगर पालिका कर, तो उनकी कटौती इन तीनों मकानों के ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से दे दी जाती है। तो अगर नगर पालिका करों का भुगतान किया है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नगर पालिका करों की कटौती दे दी जाएगी। म्युनिसिपल टैक्सेज पेड बाय ओनर, और ये नगर पालिका कर मकान मालिक के द्वारा ही चुकाए जाने चाहिए। अगर नगर पालिका करों का भुगतान किराएदार द्वारा किया जाता है तो म्युनिसिपल टैक्स नहीं घटाए जाते। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, तो नगर पालिका मूल्यांकन का 10% नगर पालिका करों के रूप में चुकाया जाता है, म्युनिसिपल टैक्स के रूप में दिया जाता है। तो पहले मकान के संबंध में जो नगर पालिका मूल्य है मकान का वो है 40,000 रुपये और इसका 10% होता है 4,000 रुपये। तो पहले मकान का जो म्युनिसिपल टैक्स है साल भर का वो है 4,000 रुपये। तो उस क्वेश्चन में लिखा है कि गत वर्ष 2018-19 में, यानी जिस गत वर्ष की हम बात कर रहे हैं, हमारा गत वर्ष है 2019-20, इस गत वर्ष से पूर्व के गत वर्ष में यानी 2018-19 में 18-19 के बकाया नगर पालिका करों का भुगतान भी जो है गत वर्ष 2019-20 में किया गया, यानी कि गत वर्ष 2019-20 में 2 वर्षों के नगर पालिका कर चुकाए गए हैं। तो एक वर्ष का नगर पालिका कर है नगर पालिका मूल्य का 10% यानी कि 4,000 रुपये, तो 2 वर्षों का जो नगर पालिका कर है वो है 8,000 रुपये। और गत वर्ष 2019-20 में पहले मकान के संबंध में 2 वर्षों के नगर पालिका कर चुकाए गए हैं, यानी कि 8,000 रुपये के नगर पालिका कर चुकाए गए हैं, जिसकी हम कटौती यहाँ पर देंगे। दूसरे मकान के संबंध में जो नगर पालिका कर है उसमें से आधे किराएदार द्वारा चुकाए गए हैं तथा आधे मकान मालिक के द्वारा चुकाए गए हैं। तो दूसरे मकान का नगर पालिका मूल्य है 72,000 रुपये और इसका 10% नगर पालिका कर के रूप में देय होता है, तो इसका 10% है 7200 रुपये और 7200 रुपये में से आधे किराएदार द्वारा चुकाए जाते हैं जिनकी कटौती नहीं दी जाएगी और आधे मकान मालिक द्वारा चुकाए गए हैं। तो 7200 का आधा है 3600 रुपये। तो 3600 रुपये के जो म्युनिसिपल टैक्सेज हैं वो ओनर द्वारा मकान मालिक द्वारा चुकाए गए हैं। तीसरे मकान के संबंध में जो नगर पालिका कर हैं वो अदत्त थे, यानी कि उनका भुगतान नहीं किया गया है। नगर पालिका करों की कटौती तभी दी जाती है जब नगर पालिका कर मकान मालिक द्वारा वास्तव में भुगतान किया गया हो नगर पालिका करों का। तो मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर की राशि घटा दी जाएगी, नगर पालिका कर जो चुकाए गए हैं वो घटा दी जाएंगे, तो जो राशि प्राप्त होगी वो होगी नेट एनुअल वैल्यू, शुद्ध वार्षिक मूल्य या वार्षिक मूल्य मकान का। तो 37,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो पहले मकान का जो एनुअल वैल्यू है वो है 29,000 रुपये। दूसरे मकान की एनुअल वैल्यू है 57,000 में से 3600 माइनस करेंगे 53,400 रुपये और तीसरे मकान की एनुअल वैल्यू है 61,250। तो इस प्रकार से इस 5 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से मकान की शुद्ध वार्षिक मूल्य या वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।